गुड आफ्टरनून बच्चों। किस लोगों ने ज्वाइन किया है अभी तक? तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रम वाला है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी उसमें, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जो फॉर्मूला लिखा था मैं वो लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला था वो क्या था? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ spectral lines when electron jump from any higher state and ground state, क्या होगा? n into n minus 1 by 2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जो भी ट्रांजिशन लाइंस होंगी वो सब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस when electron jump from higher state into lower state n1, क्या होगा? n2 minus n1 plus 1 divided by 2। पहले तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले करेंगे। अगर सीधे ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो तो n2 n minus 1 by 2, और ये है इन सैंपल मतलब जिसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हो। सैंपल धीरे धीरे करके इसके क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। All electrons are present initially n equal to 6 sample. n into n minus 1 by 2। एक सेकंड ना, एक सेकंड। तो सही दिखा रहा है।
अभी ठीक है? अभी भी ब्लर है? एक सेकंड रुकिए। अभी दिखाई दे रहा है? अभी विजिबल है? ठीक है। ठीक है। All electrons are present initially in n equal to 6 in hydrogen atom sample. Electron de-excite from n equal to 6 to ground state. Calculate total number of spectral lengths produced. Number of lines in
Lyman series and Balmer series. How many lines are coming visible region? All electrons are present in n equal to 6 in each atom sample. Electrons de-excite from n equal to 6 to ground state. From n equal to 6 to ground state. Calculate total number of spectral lines produced, number of lines in Lyman series and Balmer series, and how many lines are coming in visible region. टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है? n से 1 आते समय जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल है वो सब कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर है छह से 1 के बीच में जो भी ट्रांजिशन है वो सब इंक्लूड होगा, ठीक है ना? तो ए का आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस n into n minus 1 by 15. B, number of lines in Lyman series. नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लोअर एंड कौन सा होना चाहिए? 1, ठीक है? लोअर एंड कौन सा होना चाहिए? 1. तो हम लोग नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज, ठीक है? कौन कौन सा होगा? जो भी ट्रांजिशन है उसमें से ये देखना है कि कौन सा लाइमन में आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ये जो 5 लाइंस होंगी वो लाइमन सीरीज में आएंगी, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज 5. सी नहीं, नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज. नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज कितना होगा? 1, 2, 3, 4. तो नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज कितने हो गए? 4, ठीक है? इसके बाद हाउ मेनी लाइंस आर कमिंग इन विजिबल रीजन. जो बाल्मर सीरीज में है वो विजिबल रीजन में आ रहे हैं, ठीक है? लाइंस इन बाल्मर विजिबल. तो नंबर कितना होंगे? 4. तो इसका आंसर होगा कितना? 15. इसका आंसर होगा 5. इसका आंसर होगा 4 और इसका भी आंसर होगा 4. वो एनर्जी ट्रांसफर होता है. ये सिर्फ इतना ही थोड़ी ना है, सिर्फ लाइमन और बाल्मर में थोड़ी ना है, पार्शियल में भी है, ब्रैकेट में भी है. हाँ, टोटल लिख लो 9. नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज. ये तीनों का एडिशन थोड़ी ना टोटल लाइंस, क्या सिर्फ लाइमन और बाल्मर में आएगा क्या? पार्शियल में भी तो लाइंस आ रही हैं. हाँ, अगर ट्रांजिशन n इक्वल टू 7 से ग्राउंड स्टेट में होता तो भी विजिबल लाइंस तो 4 ही रहती.
अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या पूछा है इसने, यदि इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का फोटोन स्ट्राइक करता है तो जो उस फोटोन ने एनर्जी दी उसका क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जितने का डिफरेंस है। यहाँ पे मान लो ये 13.6, ये -3.4, यहाँ पे कितने का डिफरेंस 10.2, और इसकी जो थ्रेशोल्ड होगी वो कितनी होगी 13.6। तो ये यहाँ तक जा सकता है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें सम नहीं बताना है, अलग अलग बताना है। हाँ बोलो। हाँ सही है। सैंपल मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अरबों खरबों, इस तरीके से सैंपल मतलब वो कंसिडर किया जाता है। अगर आइसोलेटेड लिख देगा तो मतलब हम मानेंगे कि सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये गलत हो गया। n से 4, तो n2 इक्वल टू 9 n1 इक्वल टू 4।
N2 minus N1. एक आंसर है 15। लाइमन में तो जा ही नहीं रहा है, लाइमन के लिए n इक्वल टू 1 होना चाहिए, लाइमन के लिए n इक्वल टू 1 होना चाहिए। लाइमन में नहीं आएगा, बामर में नहीं आएगा, पास्चर में नहीं आएगा, तो लाइमन में कितना 0, बामर में कितना 0, पास्चर में कितना 0। ब्रैकेट लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ब्रैकेट सीरीज के लिए लोअर एंड क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ब्रैकेट सीरीज में कितना आएगा 5। कितने लोगों का सही हुआ, जरा हैंड रेज करें। बढ़िया। अब अगला वाला फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड जोन। ठीक है, मैंने बोला था कि लाइमन वाले अल्ट्रावायलेट, बामर में कुछ विजिबल, उसके बाद जो भी होंगे वो इंफ्रारेड में आते हैं। तो इसके बाद तो जो भी लाइंस हैं 4 के इधर वाली जो भी लाइंस हैं वो सब किसमें आ रही, इंफ्रारेड में। लाइमन बामर को हटा दीजिए, उसके बाद बाकी जो भी है वो तो इंफ्रारेड में ही आता, पास्चन ब्रैकेट पीफंड, तो ये सारी की सारी लाइंस किसमें आ रही है इंफ्रारेड जोन में। यार इसमें ये कस्टमाइज करके ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 9 से n इक्वल टू 4 में आ रहा है। आप उसको क्यों जबरदस्ती के n इक्वल टू 1 में भेज रहे हो, जब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि n इक्वल टू 9 से n इक्वल टू 4 में जा रहा है, तो आप उसको 1 में क्यों भेजोगे। नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड जोन, और लाइंस कितनी है 15 इंफ्रारेड जोन, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू अगर डिसेक्शन में पार्टिसिपेट करते ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैल्यू है।
H atom। ये एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। एक लाइन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसमें एक ट्रांजिशन आएगा, ठीक है। He प्लस आई, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें टोटल लाइन्स कितनी प्रोड्यूस होंगी? n into n minus 1/2, 4 into 3/2, कितनी होंगी? 6। और इसमें कितनी? 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 6। ये देखते हैं कि कहीं यही वाले फोटोन वाली लाइन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो n equal to 2 to n equal to 1 in H atom produce same line या same wavelength, produce same wavelength of photon is n equal to 4 to n equal to 2 in He plus ion। तो वो मतलब अगर सेम वेवलेंथ का फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक तरीके से सेम लाइन ही है। यहां से यहां वाली लाइन और यहां से यहां वाली वो लाइन सेम है। आप काउंट कर सकते हो ना He प्लस में, इसमें तो एक ही लाइन प्रोड्यूस हो रही है। n इक्वल टू 2 से 1 बताया भी था, n इक्वल टू 2 to 1। ये जो ट्रांजिशन है, जो ये H एटम हीलियम में, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जो एटॉमिक नंबर। यहाँ पे तो एक ही लाइन प्रोड्यूस हो रही है। इस एक लाइन को देखते हैं कि He प्लस में कितना आएगा, और कोई पॉसिबल नहीं है। 3 to 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 2, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग यही आएगा। आप और कोई इसमें नहीं लिख सकते हो। अगर मान लीजिए Li प्लस 2 होएगा तो कितना होएगा? n इक्वल टू 6 to n इक्वल टू 3। ये सेम लाने के लिए तो ये चीज बताई थी यार, ये सेम यही इसी में ही आ सकता है और किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे n1 और n2 को सॉल्व करो, उसकी जो वैल्यू है वो वही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। हम लोग जैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं, आपको इंटेंट ट्रायल से अगर कोई और दूसरी वैल्यू ला सकते हो तो ले आओ। H एटम में देख लो और He प्लस आयन देख लो। 1/λ RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यार वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं और लैम्डा की तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि सेम है, जो ट्रांजिशन सेम है, आप उसको सीधा सीधा लैम्डा के बराबर इक्वेट करके देखो। अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही तो सेम लाइन है, अपने को लैम्डा से पता चलेगा ना। उसी चीज को तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/λ RH 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो। 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। RH कैंसिल हो जाएगा। n1/2 का स्क्वायर n2/2 का स्क्वायर। ये दोनों को साइड में इक्वेट करो। अगर आपको जो भी वैल्यू लग रही है आप वो वैल्यू रख के देख लो, पर इतना आना चाहिए कंपैरिजन करने पे, सेम आना चाहिए। आपको जो भी वैल्यू लग रही है कि हाँ ये हो सकता है तो आपको रख के देख लो, वो वही वैल्यू बस आएंगी। और इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई फ्रैक्शनल रख लोगे n1 और n2 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो 2 बार काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? 6।
आप इस लाइन को, वही तो कर ही रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, वही चीज कर रहा हूँ। और आपको अगर लग रहा है कोई दूसरी लाइन हो सकती है, आप वो लाइन एज्यूम कर लो। तो n equal to 2 to 1 in H atom is n equal to 4 to n equal to 2 in Hp plus ion, ठीक है ना। इसीलिए ये जो है ये सेम वेवलेंथ की लाइन प्रोड्यूस करेंगे। हम लोगों को डिफरेंट लाइंस पूछे हुए हैं। कर लो यार, जैसे तुम्हें मैथमेटिक्स लगानी है लगा लो, जैसा सॉल्व करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू अगर कोई और आ जाएगी तो वो कंसिडर कर लेना, बट वो नहीं आती है। अब मैं बार बार कोई चीज थोड़ी बोलूंगा यार। तो यहाँ पे इस लाइन को हम दोबारा से काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिफरेंट नहीं भी लिखा होता तो भी नहीं। n equal to 2 to n equal to 1 in H atom, n equal to 4 to n equal to 2 in He plus ion. Therefore, total number of different lines equal to 6. हाँ, एनर्जी वाइज सम, एनर्जी वाइज सम जो है वो सबका 13.6 आएगा। अगर आप सैंपल की बात कर रहे हो, सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा होता तब भी आंसर 6 ही होता। वो इसीलिए क्योंकि सैंपल में कितने एटम होंगे वो आपको क्या पता। यहाँ पे वो भी तो दिया होना चाहिए कि कितने एटम प्रेजेंट है, फिर उसके हिसाब से तो अरबों खरबों ट्रांजिशन हो रहे होंगे। सिर्फ एच एटम एक अकेला थोड़ी ना, यहाँ पे बहुत सारे एच एटम होंगे, सैंपल की बात हो रही है तो इसमें होएगा 6। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। बताइएगा। आइसोलेटेड मतलब अकेला? नहीं। ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब कुछ है, ठीक है ना, सैंपल में बहुत सारे होते हैं। आइसोलेटेड मतलब सिर्फ एक ही अकेला है,
एक अकेला एटम है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना ट्रांजिशन पॉसिबल है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? हम लोग जब सैंपल कंसिडर करते हैं तो उसके बीच के जो भी ट्रांजिशन है वो सब कंसिडर करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। नहीं, नहीं होती। n इक्वल टू 6 ब्रैकेट सीरीज नहीं होती। आइसोलेटेड मतलब अकेला, एक ही एटम है। जब सैंपल रहता है तो बहुत सारे रहते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 5 4 3 2 1। डी का आंसर 15 नहीं होगा। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको ग्राउंड स्टेट में जाना है, ठीक है ना। एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन एमिट होती है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती है कि n इक्वल टू 6 से वो सीधे किस में आ जाए, n इक्वल टू 1 में आ जाए। n इक्वल टू 6 से अगर n इक्वल टू 1 में सीधे आ जाए तो कितनी लाइन एमिट होगी, एक। कितनी लाइन एमिट होगी, एक। एटलीस्ट एक लाइन तो एमिट होनी होनी है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना था, वो आ गया सीधे जंप करके 6 से 1 पे। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 1, ठीक है। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 3 4 5 6, ये तो मिनिमम है एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल, वो सैंपल वाले में एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सर ध्यान दीजिए, अगर मेरे को नंबर ऑफ लाइंस बढ़ानी है, ठीक है। मान लीजिए वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो n इक्वल टू 6 से 5 में आया, फिर 5 से सीधा किस में चला गया, एक। तो कितनी लाइन प्रोड्यूस हुई, 2। उसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। वो पहले कहां पे है, 6 से 5 में आया, फिर 5 से सीधा 1 में आया, कितनी लाइन प्रोड्यूस हुई, 2। फिर मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी और कंसीडर करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इधर पे आए, एक इधर पे आए, एक इधर पे आए। जितने स्टॉपेज होंगे एक तरीके से, उतनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, ठीक है ना। अभी कितनी लाइंस हुई, 3, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन उसी के करस्पॉन्डिंग जंप देखा जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम मैक्सिमम अपने को बताना है, ठीक है। तो एक पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, इस तरीके से जंप होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगे 5। तो वो एक्सपेरिमेंटल है ना बेटा, जब वो चीज तो देखो डेटा देना तब हम उस पर वर्क कर सकते हैं ना। अगर मान लो बहुत सारे आइटम है तो हम तो ये मानेंगे ना कि वो सारे के सारे ट्रांजिशन हो रहे होंगे उसके बीच के, जब उतने सारे रहेंगे तो। हाँ, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। देखो यार, देखो हर जगह सैंपल लिखा रहता है। सैंपल मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि
जब सैंपल की बात होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे एटम की बात होती है। जब सैंपल की बात होती है तो बहुत सारे एटम की बात होती है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन मान लो n इक्वल टू 4 में है, सभी में n इक्वल टू 4 में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 4 में है, सभी में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी लाइन्स प्रोड्यूस होंगे टोटल सैंपल, मतलब बहुत सारे बनेंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 4 से मान लीजिए 1 में ट्रांजिशन करना है, उसको 4 से 1 में जाना है, ठीक है ना। कहाँ पे जाना है, 4 से 1 में जाना है। अब वो कैसे भी जा सकता है, मान लीजिए ये वाले पर्टिकुलर एटम में वो 4 से 1 जाने के लिए सीधे चला गया, तो एक लाइन ये पॉसिबल होगी, ठीक है। ये वाले में पहले इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। एक पॉसिबिलिटी इधर से इधर है। जब सैंपल की बात कर रहे हैं तब, जब सैंपल की बात कर रहे हैं तब तब उसके बीच की सारी लाइंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जब आइसोलेटेड की बात हो रही है, आइसोलेटेड मतलब क्या है, सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 4 5, मान लीजिए वो n इक्वल टू 5 में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 5 में है, ये एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे आइसोलेटेड वाले में जंप करने के लिए, ये वाला सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, वो लाइंस कितनी भी बना सकता है, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम वाला केस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस अपने को मिनिमम निकालना है, ठीक है। वो ये नहीं पूछा कि यही होगा करके, मिनिमम लाइंस अगर अपने को फाइंड करनी है तो क्या होना है, वो 5 से किसमें जंप कर जाएगा, एक में, तो ये मिनिमम होगा। अब अगर मान लीजिए मैक्सिमम बताना है, ठीक है, ये तो एक केस हुआ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस का एक, ठीक है। हम लोग उसी सैंपल में अगर मान लीजिए नंबर बढ़ाने हैं, मैं तो उसी सैंपल में नंबर बढ़ाने हैं ट्रांजिशन के, तो वो कैसा होगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। हम लोग पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना। एक लाइन तो मिनिमम हो गई। अगर मान लीजिए दो लाइन प्रोड्यूस करनी हो, ठीक है, तो दो लाइन कैसे प्रोड्यूस कर सकता है वो, 5 से 4 में जाए, एक लाइन प्रोड्यूस हो गई, 4 से 1 में चल जाए, तब कितनी लाइन प्रोड्यूस होंगी, दो लाइंस। अगर इस तरीके से वो जा रहा होगा ग्राउंड स्टेट में, तब कितनी लाइन प्रोड्यूस होंगी, दो। तब कितनी लाइन प्रोड्यूस होंगी, दो। क्या दो ही लाइन प्रोड्यूस हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां से यहां, फिर यहां से यहां, पहले 5 से 4 में जाएगा, फिर 4 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 1 में जाएगा। कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तीन। कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तीन। उसके बाद और नंबर बढ़ाते हैं, ये तीन, तीन लाइन, और फिर ये चार लाइन, मैक्सिमम इतनी प्रोड्यूस हो सकती है, इससे ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यार अभी इसमें एनर्जी की बात कहां से आ रही है, अगर डायरेक्ट ट्रेवल करेगा तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होएगा। n इक्वल टू
बताइए कितना होगा। यार फॉर्मूला निकालने के पीछे काय पड़े रहते हो यार। और सभी के आंसर आए। नहीं, आप फॉर्मूले से नहीं निकालोगे। आइसोलेटेड में मिनिमम या मैक्सिमम पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस वैसे आ ही नहीं सकती है जैसे उसमें आता है सैंपल में। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? एक। सीधा यहां से यहां जंप कर जाए, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी एक। मैक्सिमम कितनी होंगी? ज्यादा से ज्यादा स्पीड ब्रेकर है, ज्यादा से ज्यादा वो रुके बीच में, तो ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। पहले 10 से निकला, 9 में रुक गया, एक स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी। फिर चला 9 से 8 में, 8 से 7 में, ये इधर, इधर, इधर। कितनी लाइन प्रोड्यूस होंगी? 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी 6। यार सिंपल सी चीज तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दो। बताया था मैंने एनसीआर। एनसी2 बताया था, ये फॉर्मूला होता है n-2 फैक्टोरियल। अगर ये चीज नहीं पता है तो अभी उसका डेरिवेशन मत पूछो, बेटर रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रियल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली वेव। रियल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो लाइट है, जो वेव है, वो किसकी तरह बिहेव करती है? पार्टिकल के जैसे, ठीक है ना। जो वेव है वो किसके जैसे बिहेव कर रही है? पार्टिकल के जैसे, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जब वेव पार्टिकल के जैसा बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता? जो लाइट होती है उसमें छोटे छोटे फोटोन होते हैं, वो पार्टिकल के जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो पार्टिकल जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता? वेव नेचर ऑफ मैटर मतलब ये है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, वो वेव नेचर भी पोजेस करते हैं। वेव नेचर का क्या मतलब है? वेव कैसे मूव करती है? ऐसे करके मूव करती है। वेव का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली इस तरीके से मूव करता है।
किसके मॉडल के हिसाब से। ये बन तो अमीबा गया, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे करके पंखा बनेगा, ठीक है। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने बोला, ठीक है। तो इसमें स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल behave as wave according to डी ब्रोगली, ठीक है। अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वेव की वेवलेंथ भी तो होती है, हम लोग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वेवलेंथ वगैरह पढ़ते हैं। जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके लिए नेग्लिजिबल आता है, जरा देखिएगा कि वो क्यों नेग्लिजिबल आता है, ठीक है ना। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, एटम, जैसे एटम हो गया, प्रोटॉन हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन देने के बाद आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया गया था, ठीक है। और एक इक्वेशन ये हुई E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या किया, ये भी एनर्जी दिख रही है, ये भी एनर्जी दिख रही है, उसने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो हुआ क्या, mc स्क्वायर इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। जो c होता है वो लाइट की स्पीड होती है, कोई भी जो पार्टिकल होगा वो लाइट की स्पीड से तो मूव नहीं करेगा ना। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वो वेव मूव करता है, ठीक है। जब इसको पार्टिकल के लिए जनरलाइज किया गया तो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mv। ये तो c जो है वो लाइट की स्पीड है, h अपॉन mv। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो है वो मास, और v जो है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल। c जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है, इसलिए पार्टिकल के लिए लिखना है तो उसमें पार्टिकल की स्पीड लिखी जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये डी ब्रोगली वेव है, लैम्डा जो है वो लैम्डा इज wavelength of fast moving particle। जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, यार ये जो c है वो लाइट की स्पीड है, ठीक है, जो वेव रखी गई है उसकी स्पीड है। अगर हम लोग पार्टिकल के लिए जनरलाइज करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ, पार्टिकल जो वेव बना रहा है उसकी वेवलेंथ, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। जरा ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 into 10⁻⁻34। ये जो बन रहा है ये वेव बन रहा है ऐसे करके, वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता। हम लोग भी जो ऐसे करके मूव कर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत वेव बनाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन वो वेव पता ही नहीं चलता, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसकी वैल्यू कितनी, अरे यार मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻⁻34, ठीक है। हम लोग अगर एक नॉर्मल ह्यूमन देखें, ठीक है, मैं तो 90 किलो का हूँ, ये जो मास होता है नॉर्मल ह्यूमन का मास 50 केजी के आसपास, ठीक है। हम लोग अगर गाड़ी से भी मूव करेंगे, ठीक है, बहुत शानदार वाली गाड़ी होगी, इंडियन रोड्स में आप चलाइएगा तो 200 किलोमीटर पर आवर तक चला पाएंगे, ठीक है। ऐसे 150 तक तो नॉर्मली चला देते हैं। तो मान लीजिए 200 किलोमीटर पर आवर भी चल रहा है, ठीक है,
200 किलोमीटर पर आवर को 200 into 10 raised to the power 3 सब ऐसा यूनिट में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 200 into 10 raised to the power 3 उतना मीटर, और सेकंड कितना होगा 3600। बहुत बहुत एक्सट्रीमली मूव कराया गया आदमी को। तो हमने ये टर्म देखिए कितना 10 raised to the power -34, इसके आसपास तो नहीं पहुंच सकते ना आप, मतलब कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको बहुत फास्ट भागने की कोशिश की तो भी कितना आएगा 6.62 into 10 raised to the power -34, और कम हो जाएगा -37 into 36 divided by 50। ये तो बहुत ही कम है, ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम आएगी। हम लोग नॉर्मल वैल्यूज देख रहे हो 10 raised to the power -37 के ऑर्डर में चला जा रहा है, तो वो तो बना ही नहीं। लेकिन जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है, उसके लिए काफी कंसिडरेबल आती है ये वैल्यू, ठीक है। तो जरा देखिएगा वो कैसे कंसिडरेबल है। ये तो कोई नॉर्मल ह्यूमन के लिए आप देखोगे तो वो इतनी आएगी, और 10 raised to the power -37 मतलब कहीं नहीं, पता ही नहीं पड़ रहा है, नेग्लिजिबल है जो वेव नेचर है। अगर हम लोग यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो 6.62 into 10 raised to the power -34 इलेक्ट्रॉन एक बार में सब बराबर कर देगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये तो पहले ही अच्छी खासी रेंज में आ गया, हल्का होता है तो वेव बना लेता है, ठीक है। इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, हम लोग 100-200 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं, ये देखिए 2.18 into 10 raised to the power 6 के ऑर्डर में आना है, ठीक है, into z/n। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कंसिडरेबल आएगी, ठीक है ना। तो स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर काफी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए हम लोग स्मॉल पार्टिकल के लिए लेते हैं। ये फोटोन की वेवलेंथ नहीं है, फोटोन की वेवलेंथ अलग होती है, ये इलेक्ट्रॉन जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल जिसका हम लोग मास लिख सकें, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, लेकिन हमारे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तब वो वेव बना रहे होंगे। क्या क्या करते रहते हैं यार, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। इसको देखिए दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर k इक्वल टू mv स्क्वायर 2mk m स्क्वायर v स्क्वायर, mv इक्वल टू कितना होगा 2/2mk। आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, आपको इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह दिया रहेगा, आपको यहाँ पे पुट करना रहेगा, ठीक है। आप दो वैल्यू समझ लो, h अपॉन mv था, mv किसके बराबर है 2/2mk। अरे यार नोट कर लो ये, यार अब क्या यार, मैं अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं क्या यार। हाँ पूछो 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 पूछ लो। ये वाला E इक्वल टू mc स्क्वायर दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है ना।
तो यार दोनों के लिए तो इक्वेट किया है, एक पार्टिकल वाला और एक ये वाला जो है, दोनों इक्वेशन को तो इक्वेट किया है बस, और थोड़ी ना कुछ किया है। हाँ देखो ये वाला कैसे इक्वेट हुआ, इसको इधर ले गए, 2ke बराबर mv स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड m m मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mke, इस तरफ m से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर, मेरे को m भी चाहिए था इसीलिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया मैंने, टू एम के। पार्टिकल बिहेविंग लाइक वेव और एक्चुअल वेव में डिफरेंस ये है कि जो एक्चुअल वेव होती है वो इंटरफेरेंस कर सकती है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए जो आत्मा होती है वो वेव नेचर की होती है, दोनों ऐसे इंटरफेयर कर जाते हैं, वो आजू बाजू हो सकते हैं। आप पार्टिकल नेचर की, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसी जगह पे एग्जैक्टली आप थोड़ी ना खड़े हो सकते हो, मैं भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा। वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो वेव की प्रॉपर्टीज होती है, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली नहीं शो कर सकता, ठीक है ना। ये स्पीड है, Q into V, काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो लैम्डा बराबर h अपॉन m, ये लिखा था हमने रूट ओवर 2m ke Q into। यार ये कैसा क्वेश्चन है यार, लाइट जिंदा रहेगी या मर जाएगी। नोट कर लो। फोटोन, फोटोन की एनर्जी, यार ये तो जनरल सा टर्म है, काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए लिखा गया है, और ये तो पहले भी बताया था, वोल्टेज कहीं एक्सटर्नल वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जाएगा। लैम्डा को हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, मास की ऐसा यूनिट में रखेंगे, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट रखेंगे, इसको ऐसा यूनिट रखेंगे तो मीटर में आएगा।
यार कौन कौन सा प्रिंसिपल लगाते रहते हो यार सही में। मोमेंटम सभी सुने हो? फिजिक्स में रेक्टिलिनियर तो खत्म हो गया होगा। हाँ एमवी मतलब मोमेंटम होता है इसलिए वो रेशियो दिया हुआ है। मास रेशियो देने का कोई मतलब ही नहीं है। P1 जो होता है मोमेंटम। कोई काम नहीं है ऐसे दिया हुआ है। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। यहाँ पे ऐसा है, हर जगह ऐसा कुछ नहीं है। उसका कोई काम नहीं है, मास का कोई काम नहीं है। मोमेंटम का रेशियो दिया रहेगा तो आप सीधे लिख सकते हो। कहीं पर प्रोटॉन लिखा हुआ है इसमें?
कोइंसिडेंस। चलिए ठीक है, बाकी अगली क्लास में करते हैं। नोट कर लो ये। मैं होमवर्क बताऊंगा ग्रुप में।